हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू। ये हमारे फार्माकोलॉजी का थर्ड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी एमसीक्यू होते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फार्मा मेडिकोज। तो क्वेश्चन फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामाजिपिन इज ऑप्शन ए ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल, ऑप्शन बी ब्लॉक ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, ऑप्शन सी फैसिलिटेशन ऑफ गाबा एक्शन ऑन क्लोराइड आयन चैनल, ऑप्शन डी ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो दोस्तों इसका आंसर होता है हमारा जो कार्बामाजिपिन का मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ सोडियम आयन चैनल। ठीक है, तो जो ये हमारा कार्बामाजिपिन होता है, ये जो कार्बामाजिपिन है ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये जो हमारा कार्बामाजिपिन होता है ये एज ए एंजाइम इंड्यूसर काम करता है, एंजाइम इंड्यूसर। ठीक है, और जो ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और सिंपल पार्शियल सीजर में भी इसको भी हम एज ए फेनेटोइन के साथ, जैसे फेनेटोइन भी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हो गया जनरलाइज में, तो इसको भी हम एज ए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉलोइंग इज अ गाबा बी एगोनिस्ट। ऑप्शन ए मसीमोल, ऑप्शन बी बैक्लोफेन, ऑप्शन सी पिक्रोटॉक्सिन, ऑप्शन डी बिक्यूलिन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा बैक्लोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ गाबा ए एंटागोनिस्ट। ऑप्शन ए मसीमोल, ऑप्शन बी बिक्यूलिन, ऑप्शन सी स्ट्रिचनिन, ऑप्शन डी बैक्लोफेन। तो इसका आंसर होता है हमारा बिक्यूलिन होता है, गाबा ए एंटागोनिस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनास्थेटिक इज फास्टेस्ट एक्टिंग। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारे इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेथॉक्सीफ्लूरेन, हेलोथेन, सेवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, इनफ्लूरेन, ईथर, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स होते हैं। तो दोस्तों ये मून साइन करके हमारा क्या होता है, एक निमोनिक्स होता है जिसमें से हम एम को लेते हैं, मून में से एम को लेते हैं और साइन में से पूरा साइन को ही लेते हैं हम। एम स्टैंड फॉर मेथॉक्सीफ्लूरेन, एस स्टैंड फॉर सेवोफ्लूरेन, एच स्टैंड फॉर हेलोथेन, आई स्टैंड फॉर आइसोफ्लूरेन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रस ऑक्साइड एंड ई स्टैंड फॉर ईथर। तो हमारा जो ये सब हमारे क्या होते हैं, इनहेलेशनल एनास्थेटिक होते हैं और इनमें से जो सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होता है वो होता है हमारा डेस्फ्लूरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोपेंटल सोडियम यूजुअली लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन 10 to 15 seconds. If no further drug is given, the patient will regain consciousness in just a few minutes. The reason for this that thiopental is option A, a good substrate for renal tubular secretion, option B, exhaled rapidly, option C, rapidly metabolized by hepatic enzyme, option D, redistributed from brain to other body tissue. तो दोस्तों इसका आंसर होता है हमारा थायोपेंटल सोडियम कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना दिखाता है। तो पहले क्या होता है, हमारा जो थायोपेंटल सोडियम है वो क्या करता है, पहले हमारे सीएनएस में जाता है, सीएनएस में जाके ये सीएनएस में बाइंड हो जाता है हमारा थायोपेंटोल और 10 से 15 सेकेंड में हमारा क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। लेकिन ड्यू टू हाईएस्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है थायोपेंटल सोडियम का, तो ये 10 से 15 सेकेंड बाद ये कहाँ आके बाइंड हो जाता है, हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, सीएनएस में डेफिशिट हो गया तो हमारा थायोपेंटल सोडियम, तो ये स्केलेटल मसल में आके बाइंड हो जाता है। तो जितना भी थायोपेंटल होता है वो स्केलेटल मसल में काम करता है, तो सीएनएस में काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, रैपिड इन्फ्यूज़न देते हैं, हम इन्फ्यूज़न देते हैं किसी भी पेशेंट को जिसको हम थायोपेंटल सोडियम एडमिनिस्टर करेंगे। तो आईवी से नहीं चलता है, इंजेक्शन से नहीं चलेगा, तो उसको क्या करेंगे, हम इन्फ्यूज़न देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थायोपेंटल सोडियम ऐसा ड्रग है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना में जाता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एक ड्रग है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और क्यों जाता है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया इसका। क्वेश्चन, चूज द सेफ बेंजोडाइजेपिन इन द एल्डरली। ऑप्शन ए क्लोरडाइजिपोक्साइड, ऑप्शन बी डायजिपाम, ऑप्शन सी फ्लुनाजिपाम, ऑप्शन डी ऑक्साजिपाम। तो दोस्तों इसका आंसर होता है हमारा द सेफेस्ट बेंजोडाइजेपिन इन पेशेंट इज, एल्डरली पेशेंट इज हमारा ऑक्साजिपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following atypical antipsychotic is least sedating? ऑप्शन ए क्यूटिपिन, ऑप्शन बी रिस्पेरिडोन, ऑप्शन सी ओलेंजेपिन, ऑप्शन डी क्लोजेपिन।
इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी रिस्पेरिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल इज ड्यू टू इट्स कन्वर्जन इन द बॉडी टू ऑप्शन ए एस्टल्डिहाइड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। और जो हमारा इथेनॉल होता है वो एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो मिथेनॉल होता है वो फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिथेनॉल का जो एंटीडोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल होता है हमारा इथेनॉल। और दूसरा होता है हमारा फोमेपिजोल। फोमेपिजोल ये होते हैं हमारे एंटीडोट होते हैं। तो जो हमारा मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल is converted to formaldehyde and after then it's converted to formic acid, and this formic acid causes varieties of reaction in our body, like जैसे क्या हो सकता है, हमारा एसिडोसिस हो जाएगा, और हो जाएगा रेटिनल डैमेज, और तीसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और ये जो मिथेनॉल होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और दूसरा होता है ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फॉर्मल्डिहाइड फिर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको पूछ सकता है कि जैसे मिथेनॉल पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, एसिडोसिस भी होता है और रेटिनल डैमेज भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड की वजह से ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लुक्सिटीन इज द ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर। तो फ्लुक्सिटीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ओके, तो हम SSRI बोल सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा आंसर, सेरोटोनिन हो गया। ठीक है, ये सेरोटोनिन रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है ये। व्हिच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। तो ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए क्या होता है हमारा, कार्बामाजेपिन। ओके, Dissociative anesthesia is produced by option A ketamine, option B fentanyl, option C propofol, option D both A and B। तो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक जो होता है वो किसके वजह से होता है हमारा, किटामीन के वजह से। किटामीन डिसोशिएटिव एनेस्थेसिया कॉज करवाता है। दोस्तों एक किटामीन होता है जो इसको हम डिसोशिएटिव एनेस्थेसिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी को भी हम किटामीन देंगे तो वो रियलिटी से डिसोशिएट हो जाता है। तो ऐसा होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है, तो उसको ऐसा फील होता है, तो इसलिए हम इसको डिसोशिएटिव एनेस्थेसिया बोलते हैं कि रियलिटी से डिसोशिएट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस अल्कोहल क्रेविंग एंड चांसेस ऑफ रिज्यूम्ड हैवी ड्रिंकिंग बाय अल्कोहलिक्स। ऑप्शन ए क्लोरडाइजिपोक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरप्रोमेजिन, ऑप्शन सी मिथाइडोन, ऑप्शन डी नेल्ट्रैक्सोन। तो जो होता है ये इसमें जो हम ड्रग यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, नेल्ट्रैक्सोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज यूज्ड इन मिथेनॉल पॉइजनिंग बिकॉज इट, ऑप्शन ए antagonizes the action of methanol, option B stimulate the metabolism methanol and reduces its blood level, option C inhibit the metabolism of methanol and generation of toxic metabolites, option D replenishes the folate stores depleted by methanol। तो इसका आंसर होता है, क्या होता है कि इनिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल एंड जनरेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये पूछता है कि मिथेनॉल पॉइजनिंग में हम इथेनॉल को क्यों यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिथेनॉल होता है उसके मेटाबॉलिज्म को इथेनॉल क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से जो मिथेनॉल के टॉक्सिक मेटाबोलाइट रहते हैं, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, वो जनरेट नहीं होते। क्वेश्चन नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिटूरेट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन इन दैट दे, ऑप्शन ए do not affect the GABA benzodiazepine receptor chloride channel complex, option B act as a inverse agonist at the benzodiazepine receptor, option C increase the frequency of chloride channel opening without affecting its lifetime, option D both GABA facilitatory as well as a GABA mimetic action। तो इसका आंसर होता है हमारा डी
हैव बोथ गावा फैसिलिटेटरी एज वेल एज अ गावा माइमेटिक एक्शन। जो ये हमारे बार्बिचुरेट्स होते हैं, इनके गावा माइमेटिक एक्शन होता है, बार्बिचुरेट्स के गावा माइमेटिक एक्शन, बार्बिचुरेट, ठीक है। जैसे हमारा हो गया फिनोबार्बिटॉन और होता है हमारा ब्यूटोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन। तो जो गावा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है वो हमारा किसका होता है, बेंजोडाइजेपिन का, बेंजोडाइजेपिन्स, ओके। तो जो हमारे बार्बिचुरेट्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं कि इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है, ये लाइफ टाइम को बढ़ा देते हैं, ये क्या करते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। जो हमारे बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। तो हमारे जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो मोर हिप्नोटिक और मोर सिडेटिव होते हैं कंपैरिजन टू बेंजोडाइजेपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स द सीएनएस डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय डायजेपाम। ऑप्शन ए फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन बी डोक्साप्रैम, ऑप्शन सी फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन डी प्रोटामीन। जो हमारा होता है ये सीएनएस डिप्रेशन को रिवर्स करने के लिए यूज होता है इन डायजेपाम पॉइजनिंग, वो होता है हमारा फ्लूमाजेनिल एंटीडोट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटामीन सल्फेट होते हैं, ये प्रोटामीन सल्फेट हम हिपैरिन, अगर यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट रहेगा तो ये हमें किस चीज़ में यूज होते हैं, हम हिपैरिन पॉइजनिंग में, हिपैरिन पॉइजनिंग, तो उसके लिए एंटीडोट होते हैं हमारे प्रोटामीन सल्फेट। Next question, the most probable mechanism of anticonvulsant action of phenytoin is option A facilitation of GABAergic inhibitory transmission, option B hyperpolarization of neuron, option C interaction with calcium channel to promote calcium influx, option D prolongation of voltage sensitive neuronal channel inactivation। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, प्रोलोंगेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। तो ये जो न्यूरोनल सोडियम चैनल होते हैं इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर अब सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएगा तो सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा तो वेसिकल से कैल्शियम के वजह से जो हमारा न्यूरॉन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है वो नहीं हो पाएगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो उसके बाद जो इम्पल्स कंडक्शन है दूसरे न्यूरॉन में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए हम फेनिटोइन को यूज करते हैं। जो हमारा ये फेनिटोइन होता है, ये फेनिटोइन से हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी हम यूज कर सकते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ये हमारा सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग होता है। और कार्डियक एरिथमिया में भी हमारे फेनिटोइन का बहुत सारा इफेक्ट दिखता है। और जो फेनिटोइन होता है ये P450 एंजाइम इंड्यूसर है और इसके वजह से पर्पल ग्लोव सिंड्रोम भी हो सकता है इंसान को। Which of the following is a narrow spectrum anti-epileptic drug effective only in absence seizure? Option A phenacimide, option B ethosuximide, option C sodium valproate, option D primidone। तो इसका आंसर होता है हमारा ethosuximide। तो sodium valproate has been shown to option A prolong neuronal sodium channel inactivation, option B attenuate T-type calcium current in the neuron, option C inhibit degradation of GABA by GABA transaminase, option D all of above। तो हमारा जो वेल्प्रोएट सोडियम वेल्प्रोएट होता है इसके तीन ही मैकेनिज्म एक्शन होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे प्रोलॉन्ग न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन में हमारा फेनिटोइन और कार्बामाजिपिन का मोड ऑफ एक्शन होता है, तो ये भी जो हमारा एटिनुएट टी टाइप कैल्शियम करेंट इन द न्यूरॉन, ये भी एक टाइप का मैकेनिज्म एक्शन है जो हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग काम करते हैं। इनिबिशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ गाबा बाय गाबा ट्रांसअमीनेज, तो ये वाली भी हमारा एक मैकेनिज्म एक्शन है जो हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोबाजाम इज अ बेंजोडाइजेपिन यूज्ड एज ए ऑप्शन ए हिप्नोटिक, ऑप्शन बी मसल रिलैक्सेंट, ऑप्शन सी एंटी एपिलेप्टिक, ऑप्शन डी एंजियोलाइटिक। तो इसका आंसर होता है हमारा एंटी एपिलेप्टिक। क्वेश्चन, गाबापेंटिन एक्ट एज अ गाबा एगोनिस्ट, ऑप्शन बी एज अ प्रिकर्सर ऑफ गाबा, ऑप्शन सी बाय इनहैंसिंग गाबा रिलीज, ऑप्शन डी बाय गाबा इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो जो गाबापेंटिन होता है वो कैसे काम करता है, बाय इनहैंसिंग गाबा रिलीज। जो गाबापेंटिन होता है ये भी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये कैसे काम करेगा, बाय इनहैंसिंग गाबा रिलीज।
तो जो गाबा होता है, गाबा एज ए कैसा काम करता है ये हमारा गाबा, गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। Next question, the preferred drug for status epilepticus is option A intravenous diazepam, option B intravenous phenytoin sodium, option C intramuscular phenobarbital, option D rectal paraaldehyde. The preferred drug for status epilepticus is intravenous diazepam, और यहाँ पे हम एज ए लोराजिपाम भी कहीं हो सकता है एज आंसर में। Next question, the most effective single drug in Parkinsonism is option A bromocriptine, option B seleglin, option C levodopa, option D biparidine. तो जो मोस्ट इफेक्टिव सिंगल ड्रग है पार्किंसनिज्म में जिसको यूज़ कर सकते हैं वो होता है हमारा लीवोडोपा। लीवोडोपा जो होता है वो क्या होता है, डोपामिन प्रिकर्सर होता है, ये जब बॉडी में जाता है तो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सीडेटिव एंजियोलाइटिक, ऑप्शन ए मैप्रोबामेट, ऑप्शन बी बस्पिरोन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्सीजीन, ऑप्शन डी एल्प्राजोलैम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा बस्पिरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कॉज, ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी गोइटर, ऑप्शन सी पार्किंसनिज्म, ऑप्शन डी गाउट। तो अगर हम प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी लेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाता है, ठीक है। Next question, the minimal alveolar concentration of an inhalational anesthetic is a measure of its, option A potency, option B therapeutic index, option C diffusibility, option D oil water partition coefficient। तो इसका आंसर होता है हमारा पोटेंसी, ठीक है। जो मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन होगा किसी भी एनास्थेटिया का, एनास्थेटिक्स का, तो वो क्या बताएगा कि उसकी पोटेंसी कितना है, वो कितना पावरफुल है। Next question, which general anesthesia selectively inhibit excitatory NMDA receptor, option A thiopentone, option B halothane, option C desflurane, option D ketamine। जो NMDA रिसेप्टर पे काम करता है वो होते हैं हमारे किटामीन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सेंट्रली हमारे एक्साइटेटरी NMDA रिसेप्टर होते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, उस पर काम करते हैं ये। Next question, the general anesthetic having significant cardiodepression property is option A halothane, option B enflurane, option C ether, option D nitrous oxide। तो इसका आंसर होता है हेलोथेन। हेलोथेन क्या करता है, कार्डियक डिप्रेशन का काम करता है। Next question, ketamine is the preferred anesthetic for the following except, option A hypertensive, option B trauma cases who have bled significantly, option C burn dressing, option D short operation on asthmatics। तो जो ketamine होता है ये हम हाइपरटेंसिव में यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो हाइपरटेंसिव कोई भी होंगे तो उनमें हम एज ए ketamine को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम एक निमोनिक्स लिखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हम क्यों इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निमोनिक्स इस प्रकार है, जो निमोनिक्स होता है वो कीटामीन इटसेल्फ इज अ निमोनिक्स। के स्टैंड फॉर किड्स, बच्चों के लिए आईवी एनेस्थेटिक्स ऑफ चॉइस है ये। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एनेस्थेटिक एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों के लिए, तो आप लिखोगे कि कीटामीन है। और कीटामीन के वजह से इमरजेंस रिएक्शन भी दिखते हैं, जैसे जो होता है हमारे हेलुसिनेशन, विविड ड्रीम, इल्यूजन। जैसे किसी को हम कीटामीन देंगे तो जब रिकवरी फेज होगा तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन, विविड ड्रीम और इल्यूजन्स दिखेंगे। और टी स्टैंड फॉर हमारा क्या होता है, थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन, जिसको हम साइट ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन में जाके काम करते हैं ये साइट ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से इनको हम डिसोशिएटिव एनास्थेटिक बोलते हैं, क्योंकि थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन में काम करते हैं। तो उसको क्या लगता है, जब रिकवरी फेज में होता है तो उसको क्या फील होता है कि मैं डिसोशिएट हो गया इस दुनिया से, मैं अलग फील करता है वो जो पेशेंट होता है। ए स्टैंड फॉर एनाल्जेसिक्स, तो जितने भी एनास्थेटिक्स होते हैं सबसे अच्छा एनाल्जेसिक्स हमारा कीटामीन होता है। एम स्टैंड फॉर मील, कैन बी गिवन फुल स्टोमक, फुल स्टोमक में देते हैं इसको। आई मीन्स इंक्रीज ऑल प्रेशर, जैसे आईओटी हो गया, आईसीपी हो गया, बीपी हो गया, ये तीनों प्रेशर को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। इसलिए जो हमारा कीटामीन है वो हम हाइपरटेंशन के केस में नहीं देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो कीटामीन होता है इंक्रीजेज ऑल द प्रेशर, आईओटी, आईसीपी और ब्लड प्रेशर। और एन स्टैंड फॉर एनएमडी एंटागोनिस्ट होता है जो इसका मोड ऑफ एक्शन है। ई स्टैंड फॉर एक्सीलेंट इन एस्थमा,
तो इसको हम एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हेलोथिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ जीए इन एस्थमा, तो कीटामीन भी हम एज ए एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पता चल गया होगा कि कीटामीन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा किट से बनेगा, एक हमारा इमरजेंसी रिएक्शन से बनेगा, दूसरा हमारा डिसोसिएटिव एनास्थेसिया जो थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन से हो गया, सबसे मैक्सिमम एनाल्जेसिया किसका होता है, कीटामीन का होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन, और हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज ऑक्यूलर टेंशन, आईओसी भी बोल सकते हैं, आईओपी भी बोल सकते हैं इसको, और मोड ऑफ एक्शन हो गया एनएमडी एंटागोनिस्ट, ई एक्सलेंट इन एस्थमा, एस्थमा में भी हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज and is useful in the treatment of methanol poisoning? ऑप्शन ए डाइसल्फिराम, ऑप्शन बी इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी कैल्शियम ल्यूकोवोरिन, ऑप्शन डी फोमेपिजोल। तो इसका क्या होता है, हमारा जो सबसे अच्छा हमारा एंटीडोट होता है मिथानॉल पॉइजनिंग के लिए, वो होता है हमारा फोमेपिजोल। ठीक है, फोमेपिजोल क्या कर देता है, आपका जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है। जो ये कैल्शियम ल्यूकोवोरिन होता है, ये कैल्शियम ल्यूकोवोरिन को हम फोलिनिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, फोलिनिक एसिड। और ये जो फोलिनिक एसिड होता है इट्स अ एंटीडोट, एंटीडोट होता है किसके लिए, मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, और दूसरा होता है हमारा पायरीमिथामीन पॉइजनिंग में हम इसको एज ए एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। जो मेथोट्रेक्सेट होता है ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग होता है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए में ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग होता है मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे अब मिथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल ये दोनों का अगर पॉइजनिंग होगा, मिथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल का पॉइजनिंग, तो हम एज ए एंटीडोट किसको यूज़ करेंगे, फोमेपिजोल को। और डाइसल्फिराम जो होता है, ये डाइसल्फिराम से किस में हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी मीन्स जो अल्कोहल को छोड़ने के लिए किसी को चाहते हैं कि कोई अल्कोहल छोड़ना चाहता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डाइसल्फिराम देंगे। तो अगले दिन उसको कैसा फील होगा, फ्लशिंग, इंक्रीज बीपी और थोड़ा बहुत नोजिया वोमिटिंग फील होता है, तो अगले दिन से वो अल्कोहल बंद कर देता है। ठीक है, तो एवर्जन थेरेपी में हम डाइसल्फिराम को यूज़ कर सकते हैं।